नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। ऐतिहासिक सत्र इसलिए बार बार कहते हैं कि यूटी के बाद ये पहला सत्र है और इस सत्र का आगाज जो है हंगामे के साथ हुआ है। आगाज ऐसा है तो अंजाम भी शायद ऐसा ही होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रोसीडिंग सही तरीके से चले और जो जनता के मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए कोई पेशरफ्ती हो। लेकिन आज वाहिद परा ने साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि 370 की वापसी हो, 35 से वापस आए। वाहिद परा ने अपना एक प्रस्ताव पेश किया है जो अभी तक स्पीकर ने पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने कहा कि भी प्रस्ताव पढ़ेंगे तो उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा कि इस पर चर्चा होनी है या नहीं। लेकिन हंगामा हुआ। भाजपा के 28 सदस्य वो काहे चुप रहे थे और उन्होंने भी जोरदार हंगामा किया। दो तरफा हंगामा हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं उपराज्यपाल ने अपना अभिभाषण तो पढ़ा और शांतिपूर्ण सबने सुना, क्योंकि ये पहली मर्तबा हमारा अनुभव है जब से हम इस पत्रकारिता में है, ये पहला हमारा अनुभव है कि उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा हो और विपक्ष की तरफ से वो हल्ला ना हो रहा हो। अमूमन हमने देखा है कि जब ये स्टेट थी, राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते थे, कुछ लोगों ने काली पट्टियां बांध रखी होती थी, कुछ काले कपड़े पहन के आते थे, कुछ सदन के बाहर ही हंगामा कर रहे होते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बदला मिजाज और बदले निजाम नजर आ रहे हैं। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला बड़े सिंसियर और बड़े ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरह उन्होंने बिहेव किया और कहा कि हमें अवसर मिला है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत की जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ किया जाए। हालांकि जैसे जैसे नतीजे आए थे 2024 के विधानसभा चुनाव के, उसके बाद से ही लगातार उमर अब्दुल्ला बड़ी सिंसियरिटी से कहते रहे कि ये सरकार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं है, अलायंस की सरकार नहीं है, ये सरकार जम्मू कश्मीर की जनता की सरकार है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि उमर अब्दुल्ला जो यूटी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने पहले संबोधन में सबको विश्वास में लेने का प्रयत्न किया है। आइए हम बताते हैं क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का। के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर। बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करें। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन की तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नजर ट्रेजरी के बेंचेस पर होगी, शायद उससे ज्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किस तरीके से अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया है, यानी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लेकर के वो सदन की कार्रवाई और सरकार को संचालित करना चाहते हैं। ये एक अच्छा और पॉजिटिव है। लेकिन जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, उस मैनिफेस्टो के मुताबिक ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कुछ बिंदुओं को छोड़ करके अपना अभिभाषण पढ़ा, जिसमें उन्होंने जो बिजली की यूनिट्स हैं वो मुफ्त करने की बात की और हर एक महकमे का विस्तार पूर्वक बताया कि रोड मैप सरकार का क्या है। हर घर में जल हो, स्वच्छ जल हो, बिजली पानी की बात की उन्होंने, स्वास्थ्य की बात की, इवन इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी विस्तार से अपने अभिभाषण में उन्होंने जिक्र किया। रोजगार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि सरकार, हमारी सरकार का जो रोड मैप है वो रोजगार मुहैया कराना है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के लगातार आवाजें उठती रही हैं और उन्होंने जिक्र किया है कि रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और भी मजबूत किया जाएगा। क्या कहते हैं उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा, ये हम आपको बताते हैं। And peaceful conduct of the first democratic elections in over a decade. These elections
the first since the abrogation of Article 370 in August 2019 and the reorganization of Jammu and Kashmir into a union territory, are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. This is a testament to the enduring spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. It is a privilege to witness the restoration of this august house, which once again reflects the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. One of the most encouraging aspects of 2024 elections was the high voter turnout, reflecting the enduring faith of the people in democratic processes. The high turnout, particularly in regions that traditionally could not participate fully because of a vociferous minority sympathetic to separatist sentiments, indicates that the people of Jammu and Kashmir continue to see electoral participation as a means to voice their concerns and aspirations. The successful completion of the electoral process marks an epoch in the history of Jammu and Kashmir. This gathering and the swearing in of elected government in Jammu and Kashmir marks. तो दर्शकों, आपने देखा कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने विस्तार से बताया है कि रोड मैप सरकार का क्या रहेगा और क्या क्या सरकार ने करना है। लेकिन बड़ी बात है कि एलओपी एक अच्छा मिल गया भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन को लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा मिल गया है। प्लस पॉइंट ये है कि सुनील शर्मा कश्मीरी भी जानते हैं और कश्मीर में मुखातिब भी होते हैं, कश्मीरी भाषा उनको अच्छे से आती है, हिंदी में उनकी कमांड है। तो कहीं ना कहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है अपोजिशन को, वो अच्छा मिला है। दूसरी बड़ी बात मैं ये भी बताते चलूँ कि मास्टर स्ट्रोक तो पीडीपी ने खेला है, पहले दिन ही खेला कर दिया और इस तरह से मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं कश्मीरी आवाम ये सोचे कि सबसे ज़्यादा हितैषी अगर कोई उनका है तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें ली हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास मात्र 3 ही हैं, लेकिन तीनों ने यानी 3 विधायकों के साथ भी आज उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन पहले हम बताते हैं कि सुनील शर्मा का मेडन संबोधन एज ए एलओपी क्या रहा, वो हम दिखाते हैं। न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और अब एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे जी, तो दर्शकों आपने देखा सुनील शर्मा जो एलओपी है कितने सलीके के साथ उन्होंने सत्ता पक्ष को हिदायत दे दी। कहा हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो अनुशासन में विश्वास करती है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप हमारे अनुशासन को कमजोरी समझे। चर्चा करेंगे, पहले दिन की चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश पंत जी भारतीय जनता पार्टी से, राकेश जी आपका स्वागत है। गोपाल पार्थसारथी जी सोशल वर्कर है, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी उद्धव ठाकरे गुट से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं राकेश से करूंगा। राकेश जी, अगर रेजोल्यूशन लाया जाता है, उनके पास आंकड़े हैं,
पारित हो जाता है। हालांकि उससे होगा कुछ नहीं, डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम मोहर लगा दी है। भाजपा की भूमिका क्या रहेगी? अभी आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें वक्तव्य में ये कहा कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो कश्मीरियों की कितनी बड़ी हितैषी है। मैं ये समझता हूँ कि वो ये दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो कश्मीरियों की कितनी बड़ी हितैषी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो कश्मीरियों की कितनी बड़ी दुश्मन है, आज वो पता चल गया। पहला सत्र है विधानसभा का, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर को मिली है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कश्मीरी जो पार्टी है पीपल डेमोक्रेटिक, कितने विधायक हैं उसके? 3 मिलाकर 3 विधायक हैं। और वहीद पारा ने आज फिर से वही काम किया। यह शांति भंग करने का एक तरीका है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का। वो अपनी जमीन इससे वहां पर तलाशना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जानते हैं कि ये चीज होने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ही वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि हम 100 साल भी लड़ लें तो 370 वापस नहीं आता, जो चीज एक बार ही चली गई। तो ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हो गए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हो गए, इनको खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उनका जो घोषणा पत्र है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उसकी बेहतरी के लिए जो उन्होंने चीजें उसमें रखी हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। बनिस्बत आप 370 को छेड़ेंगे तो 370 हम वहां बैठे हैं ना केंद्र में, हम आने देंगे क्या इनको? तो यहां पर एलजी है, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हम यहां पर हैं। और उसके बाद हमारे 29 विधायक यहां पर चुनकर गए हैं, जिसमें से 28 जो है वो आज विधानसभा में बड़ी ही दृढ़ता के साथ उन्होंने उस 370 के ये जो प्रस्ताव लाया गया उसका विरोध किया है। तो ये ना समझा जाए, जैसा अभी अभी माननीय सुनील शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कि कहीं ये ना समझा जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। हम लोग बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से हर एक चीज का जो भारतीय संविधान के विरुद्ध जाएगी उसका विरोध भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो इसके आगे भी एक कदम जा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाए। गोपाल पार्थसारथी जी, आज के पहले दिन को आप कैसे देखते हैं? पहले ही दिन में वाहिद परा एक कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए, लाते हैं रेजोल्यूशन, कहते हैं इस पर चर्चा हो। आप कैसे देखते हैं कि पहले दिन में 370? जी देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि काफ़ी समय के बाद, 10 साल के अंतराल के बाद एक सरकार बनी है, और जिस तरीके से उपराज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने अपनी बात कही, जिस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने अपनी बात कही, तो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी नजर आ रही थी, एक अर्जेंसी नजर आ रही थी कि भाई हम 10 साल के बाद सरकार में आए हैं, और चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सबको मिलकर काम करना है। क्योंकि 10 साल में जो सबसे बड़ा गैप रहा है वो गवर्नेंस का गैप रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका आम पब्लिक से कट था, वो जो गैप था उसको फिल करना मुझे लगता है प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस हिसाब से जो आज का सत्र था वो सही चल रहा था, किंतु जो पीडीपी ने किया है 3 अपने मेंबर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी उनके बुरे हालात थे, और असेंबली इलेक्शंस में शायद उससे भी बुरे थे। तो उनकी जो पकड़ कश्मीर में खत्म हो चुकी है, शायद उसे वो किसी तरीके से वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सत्र शुरू हुआ है, आने वाले समय में गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, वो सब लोग इसी बात पर काम करेंगे कि जो गवर्नेंस का गैप रहा है 10 साल में, उसे कैसे फिल किया जाए, और आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। मुनीष जी, आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं भावनात्मक आज ये जो मूव किया गया, ये भावना से जुड़ा हुआ है, जानबूझ के कश्मीरियों को इस तरीके से उकसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। देखिए, 370 इतिहास बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने ही बताया कि माननीय जनता भी जानती है कि माननीय उच्च न्यायालय भी उस पर अपनी मोहर लगा चुका है। खैर, वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब वो होता है कि पीडीपी ने चलो अपने लोगों का कुछ तो ध्यान रखा। अरे बीजेपी के तो 28 एमएलए वहां पर मौजूद थे। बीजेपी भी कोई जम्मू को कैपिटल बनाने का, कोई दरबार मूव करने का ही कोई तो प्रस्ताव वहां पर पेश करती, मगर कुछ नहीं किया गया। आप अभी ये डींगे हाँक रहे थे कि एलओपी हमारे बन गए, उन्होंने बहुत डिसिप्लिन की बातें की। अगर पूर्व मुख्यमंत्री भी आपके बने थे, मगर क्या बना? वो पीडीपी के पीछे उसका पल्लू पकड़कर महबूबा जो मुफ्ती जी का ही नाचते रहे। जम्मू के हित के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, जम्मू में अगर आपने अपनी पकड़ मजबूत करनी है, रखनी है, जम्मू के लोग 2 बार आपके ऊपर विश्वास जता चुके हैं, 2014 में भी और अब एक बार 24 में भी। मगर जम्मू की जनता के अगर आप सही हितैषी हैं
हितैषी होने का दावा करते हैं, अगर उस दावे में कुछ भी दम है तो जम्मू के हित के लिए भी प्रस्ताव लाएं। आज हमने जो है प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बीजेपी के विधायकों से, बल्कि उमर अब्दुल्ला जी पर भी हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से वो जम्मू के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है वे को जम्मू के हित के लिए काम करेंगे। अब मांग रखी गई है कि जम्मू के व्यापार को, जम्मू के लोगों को ध्यान में रखते हुए जम्मू को स्थायी राजधानी जम्मू कश्मीर की घोषित किया जाए। देखिए कोई राजनीति नहीं है इसमें, मौसम के हिसाब से देखें तो जम्मू में बेहतर सचिवालय का कामकाज चल सकता है, आतंकवादी घटनाएं कश्मीर से कम होती हैं जम्मू, यानी जम्मू एक शांति प्रिय इलाका है और जम्मू का व्यापार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जम्मू का विकास नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ के पर्यटक स्थलों की दुर्दशा है। तो जम्मू के राजधानी बनने से मुझे लगता है जम्मू की काया पलट होगी और ये काम कम से कम बीजेपी के विधायकों को ये प्रस्ताव लाना चाहिए विधानसभा में। जी, इनका ये मानना है नक्सल में कि आप जम्मू के हितैषी नहीं है। इन्होंने बड़ा भाषण दिया, लेकिन नक्सल में उनका क्रक्स ये है कि आप जम्मू के हितैषी नहीं। कोई तो प्रस्ताव लाते, हम बीडीपी के प्रस्ताव की निंदा करते हैं, मगर उसके बावजूद भी बीजेपी कुछ तो दिखाती वहां पर। उन्होंने तो दिखा दिया कि वो कश्मीर के हितैषी हैं, बीजेपी भी तो दिखाती, कोई तो जम्मू को लेकर प्रस्ताव लाते। आप लोग भी 28 थे, वो तो मात्र 3 लोग थे। हम 2 बार चुनकर आए, इन्होंने वही कहा कि ये दूसरी बारी मौका दिया है। तो हम कितने बड़े हितैषी हैं। अरे सुनो ना यार, पहले सुनो इसको, आपने बोल दिया ना एक बारी, अब सुनो, कुछ करोगे तो दोबारा चढ़ना। आप सुनोगे? बताइए वो जम्मू की जनता को बताइए। अरे सुनो ना भाई, सुनो पहले, कुछ किसी की भी सुना करो, जनता को बताइए, किसी की भी सुना करो। ये भाषण से हम लोग जम्मू की जनता को जवाब दीजिए। अरे भाई भाषण से हम लोग बाहर आ गए हैं, वो बात सुनिए पहले, बोलते मत जाइए, दूसरों की भी सुनने की मात्रा रखिए आप। चलिए, हम लोग 2 बारी यहाँ पर चुनकर आए हैं, इन्होंने खुद ही कहा अपने अभी जब ये लोग बोल रहे थे, तो हम 2 बारी चुनकर आए हैं और दूसरी बारी फिर से पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर किया, जम्मू खासकर जम्मू की जनता ने। तो ये तस्दीक करता है इस बात की कि जम्मू की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए वहां पर है। इसलिए हमें किसी से पूछने, शिवसेना उद्धव ठाकरे से पूछने की थोड़ी आवश्यकता है हमें कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। वो अपना काम आप देखिए। अभी माननीय उमर अब्दुल्ला जी बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें ये पता है। तो जब आपको मालूम है तो फिर बीजेपी से क्यों पूछ रहे हैं? उनसे करवा लीजिए ना। अरे आपकी तो ड्यूटी है। अरे ड्यूटी हमें मत सिखाइए ना, ड्यूटी हमें मत सिखाइए, ड्यूटी हमने नहीं मोड़िए। हमें मत सिखाइए, जनता सुन रही है, जो गलती वो 2 बार कर चुके हैं दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये इनका तानाशाही रवैया है, ये है इनका टू बी ग्रांटेड जम्मू को लेना। जम्मू को टू बी ग्रांटेड लेना बंद कर दीजिए। अब जम्मू की जनता जागरूक हो चुकी है, जम्मू की जनता 2 बार आपके ऊपर विश्वास कर चुकी है, ये दोहराने वाली नहीं है वो दोबारा गलती। कम से कम अब तो हितैषी बनिए। अभी जनता ने इन पर मुहर लगाई है। मैं तो मानता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, आप भी मानेंगे कि बीजेपी के हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे का जादू एक बार फिर भी जम्मू के लोगों पर चला है। जम्मू के लोगों ने एक बार फिर आंखें बंद करके विश्वास किया। मैं तो खुद मानने को तैयार हूं, मगर उसको जो है साबित तो कीजिए। भी चलेगा, भूल जाइए। महाराष्ट्र में मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दीजिए। जवाब ले वो तो पार्लियामेंट चुनावों में भी नहीं चला, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, उस समय नहीं चला। तो अब आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। अब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ऐसे डिबेट का कोई, मुझे लगता है कि कोई औचित्य नहीं रह जाता। अरे जवाब ले भी लो ना भाई, जवाब ले भी लो। जब पहले नहीं चला तो अब कैसे चलेगा? अरे जवाब ले भी लो ना भाई, दीजिए। जवाब ले भी लो। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जादू एक बार फिर चल गया। मैंने इनको कहा अभी महाराष्ट्र में भी चलेगा। वो तेरा वो एक गाना है ना, वो गाना है ना, तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, अभी चलेगा तुम्हारा। इसीलिए अब खत्म हो चुके हैं। अरे आप ही ने कहा, अभी मैंने थोड़ी कहा, आप ही ने कहा। महाराष्ट्र की बात, आप महाराष्ट्र की बात, अभी जम्मू पे आ जाते हैं। ये देखिए वापिस जम्मू पे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक जम्मू कश्मीर की इच्छाओं, खास करके जम्मू का जो भी इंटरेस्ट है, उसके लिए बड़ी दृढ़ता के साथ आज भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के उस प्रस्ताव का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, लेकिन एक तरीके से किया, इस तरह भाषणों से नहीं किया। और आज पहला दिन है, पहला सत्र का। आप ये सोच सकते हैं कि वहां पर आज ही के दिन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी नुमाइंदे ने अगर वो 370 जो है उसके खिलाफ या उसकी फेवर में कोई प्रस्ताव पारित करती है, तो आप कहां थे? आप अभी 10 दिन पहले चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर, और उसके बाद अभी सुनिए, गुमराह नहीं करिए। कितने प्रत्याशी खड़े करे आपने? अरे आपका बलबूता देखा ना हमने, 50 वोट नहीं मिले आपको वहां पर, 50 वोट नहीं मिले आपको वहां पर, 50 वोट नहीं मिले, 50 वोट नहीं मिले। पल्लू पकड़कर अपना उप मुख्यमंत्री और उनको मुख्यमंत्री कबूल किया था।
आप याद कीजिए, हमें याद नहीं कराइए। 50 वोट नहीं मिले आपको, कितने प्रत्याशी खड़े किए आपने? आप कितने खड़े किए? सन्नाटा मिला। जिस कश्मीर के नाम पर आपने पूरे देश के अंदर अपनी स्वार्थ की, वोट बैंक की राजनीति की, अपने भी तो गिरेबान में झांकिए। आपको कश्मीर से क्या मिला? 62 सीटों पर लड़े थे ना, कितनी सीटें जीती हैं? आधी से भी कम। और 10 सालों से आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने कश्मीर में अमन बहाली कायम कर दी, हमने कश्मीर के हालात सुधार दिए, हमने आतंकवाद पर काबू कर लिया, कश्मीर के अंदर विकास, रोजगार की नदियां बह रही हैं। ये नदियां बह रही हैं क्या? आपकी मित्र मंडली देखिए ना, पिछले 17 दिन से क्या चल रहा है वहां पर लाल चौक में। इतनी देर के बाद बीच में बम फटता है वहां पर, कल ग्रेनेड अटैक हो जाता है। आप ही की मित्र मंडली है वहां पर, आप ही की मित्र मंडली है वो, आप ही की मित्र मंडली है वो। डाटा दे, आप भी अब उनके साथ मिले हुए वहां पर। पूरी तरह से पाकिस्तान में बैठिए, आपको प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं, पाकिस्तान में आपको बैठिए, देश के गृह मंत्री पर उंगली उठा रहे हैं। जाकर सुरक्षा देश के गृह मंत्रालय के अधीन है, आपको वहां पर उंगली उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। बड़े अंतराल के बाद चुनी हुई सरकार मिली है, बड़ा गैप हो गया है, लोगों के बीच में थोड़ी नाराजगी थी। मुझे लगता है कि सियासत को छोड़ करके उस नाराजगी को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि एक डिस्टेंस है गवर्नमेंट और आवाम के बीच में, एक लंबा फासला बन चुका था। अब मुझे लगता है कि सियासत ना करते हुए उस फासले को कम किया जाए और लोगों की नाराजगी दूर की जाए, लोगों के कामों को किया जाए, और जो सरकार है उन लोगों को लगे कि सरकार हमारी चुनी हुई अपनी सरकार है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो गवर्नेंस का गैप था, शायद उसको फिल करने की जरूरत है जी। और अभी भी मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें इलेक्शन मोड से बाहर निकलना चाहिए। अगर जनता ने जिसे जितनी सीटें दी हैं, चाहे वो पीडीपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, जिसको जितनी सीटें मिलनी थी मिल चुकी हैं। जी। अब वो 5 साल के बाद फिर से चुनाव के लिए जाएंगे, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सारे लीडर्स के लिए है, वो है लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और एक करप्शन फ्री, एकदम साफ सुथरी सरकार जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना। तो उसके लिए बाकी जो रेजोल्यूशन लाने का जहां तक ताल्लुक है, तो ये जो सत्र है ये एक ही दिन का सत्र तो है नहीं कि भाई आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रस्ताव अपनी अपनी जो राजनीतिक दल हैं अपनी सूझ समझ से और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से अपने अपने प्रस्ताव लेके आएंगे, तो जिन प्रस्तावों में दम होगा वो पास किए जाएंगे, कुछ को विथड्रॉ किया जाएगा, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही सरकारें चलती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आज शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में बेहतर होंगी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो राजनीतिक दलों को अपनी जो इलेक्शन मोड वाला जो माइंडसेट है वहां से बाहर निकल के, एक फिजूल की बहस से बाहर निकल के लोगों के मींस भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। राकेश जी, विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका रहती है और मेरा अपना अनुभव है कि जिस सरकार का विपक्ष मजबूत होता है वो सरकार सही में सलीके से काम करती है, और अब पर निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो कैसे विपक्ष की भूमिका निभाती है। देखिए, जो माननीय एलजी साहब का आज अभिभाषण था, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मुद्दों को छोड़कर बाकी उसमें एक झलक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने कहा कि बिजली के 200 यूनिट जो हैं वो जो नीडी फैमिलीज़ हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो और भी ऐसे ही कई मुद्दे हैं। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी कार्य अगर विधानसभा में होगा तो उसका वो समर्थन भी करेगी। और यहाँ तक जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कोई भी इस तरह का रेजोल्यूशन जो लाया जाता है जो उनकी भलाई के लिए होगा उसका समर्थन जरूर करेगी। ये विपक्ष का काम है। लेकिन हम लोग एक वॉचडॉग की तरह भी एक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे 28 एमएलए जो है वो वहां पर हैं और एक आवाज है और बड़ी बुलंद आवाज है। अगर जम्मू कश्मीर के हितों की अनदेखी की जाती है, अगर जम्मू कश्मीर के हितों के साथ किसी तरह का टकराव होता है, अगर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है, और अगर वो मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसमें उनके 2 अहम मुद्दे थे कि जो पत्थरबाज हैं उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाएंगे और पीएसए जिन पर लगा उनको छोड़ा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान की और मर्यादा और जो विधानसभा है उसकी मर्यादा के अंतर्गत उसका बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध भी करेगी, ये हम समझते हैं। और बाकी मैं ये समझता हूं कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो जनता के साथ जुड़े हुए उनके मुद्दे थे, जिस पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात रखी थी, अगर उनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं तो इसका बड़ा स्वागत है कि जिससे जनता को कोई फायदा हो। इस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुझे लगता है कि सरकार की भलाई और लोगों की, सरकार की जो कोशिशें हैं लोगों की भलाई के लिए, वो उनके साथ है। मैं सिर्फ बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके 28 एमएलए हैं, जम्मू संभाग ने इनको भरपूर समर्थन दिया है, क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों के प्रस्ताव का समर्थन या विरोध ही करेगी, या अपनी तरफ से भी कोई जम्मू के हित के लिए कोई प्रस्ताव का रोड मैप आपने तैयार किया है? क्या दरबार मूव का आप लोग समर्थन करेंगे? क्या जम्मू को राजधानी, स्थायी राजधानी घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, या कोई और जम्मू के हित के लिए आपने प्रस्ताव लाया हो तो जरूर बताइए जो आपके दिल में हो। ये आपको पूछ के करना होगा सारा कुछ। अरे जनता से तो पूछेंगे, जनता को तो बताइए, मेरे से मैं नहीं पूछना चाह रहा, जनता पूछना चाहती है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप, आई एम ऑडिबल? मुझे सुन पा रहे हैं आप? एब्सोल्युटली यू आर ऑडिबल। जी जी जी, जगदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जनाब। जगदीप जी, आज पहला दिन का सत्र आपने देखा होगा, पहले दिन की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? विनोद जी, आपका शुक्रिया, आभार। देखिए, जब तक पीडी की तरफ से फराज साहब ने एक वो रेजोल्यूशन नहीं लाया और जिस पर उमर अब्दुल्ला साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर जो टिप्पणी थी वो भी सबने देखी, तो मेरा ये मानना है कि इस प्रदेश में जनता ने एक बड़ा सशक्त जनादेश देकर विधानसभा के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजा है। और फिर भले ही विपक्ष में बैठी भाजपा इधर उधर की सुनाने की लाख कोशिश करे, लेकिन ये सच है कि उन तमाम मुद्दों पर जो जनमानस से जुड़े हैं, जिनका सीधा संबंध आमजन से है, उस दिहाड़ीदार से है, मिडिल क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास से है, उन तमाम मुद्दों पर जो जितनी अपेक्षाएं इस सरकार से लोगों की है, वो उन पर खरा उतरने की हर चंद और हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और यही कारण था, आपने पिछले दिनों देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब मरकज में गए, प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की, और उनका एक वो नैतिक अधिकार भी था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसी मनमुटाव को, आपसी राजनीतिक उठापटक को एक तरफ रखते हुए विधानसभा में मौजूद हर सदस्य अपनी तरफ से ये कोशिश करेगा कि वो जिस की नुमाइंदगी करते हैं उस इलाके की मूलभूत सुविधाओं को जो है वो पूरा किया जाए। जी विनोद जी, आपको नहीं लगता है कि जो एक गैप रहा है 2014 के बाद 2024 में चुनी हुई सरकार मिली है, उस गैप को फिल करने की जरूरत है, ना कि राजनीतिक दवेश को लेकर के कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जाएं जिससे प्रोसीडिंग पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हो? विनोद जी, देखिए, एक बात तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हमने ये पहले से देखा है पौंडीचेरी में जब किरण जी वहां पे राज्यपाल थी, किस तरीके से नियमों का फालूदा बनाकर हारी हुई भाजपा के 3 नुमाइंदों को नियमों और कायदों का हवाला देते हुए विधानसभा में भेजा गया था। और यही हालात हमने यहाँ भी देखे। अभी विधानसभा सत्र शुरू भी नहीं हुआ था तो जिस तरीके की अटकलें लगी, और जैसे लगने लगा कि भाजपा 5 विधानसभा सदस्यों को पिछले दरवाजे से विधानसभा के अंदर भेजने की कोशिश करेगी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोकतंत्र पर हमला था। पर मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखिए, आप राजनीतिक किसी भी जमात से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन जब आपको जनता ने चुना है तो आपकी पहली प्राथमिकता ये है, क्योंकि मरकज के सपोर्ट के बिना जम्मू कश्मीर में फिर सरकार मुमकिन नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने हिमाचल में देखा, हमने पंजाब में देखा किस तरीके से कबीना में बैठे मंत्री तंज कसते हैं उनकी आर्थिक स्थितियों पर, किस तरीके से खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी के कई बयान ऐसे हैं जो एक तरह का मतलब एक तरह की बड़ी तीखी टिप्पणी लगती है आर्थिक ताने बाने पर किसी सियासी राज्य के, और जो गैर भाजपाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम जम्मू कश्मीर, क्योंकि बहुत संवेदनशील राज्य है, प्रदेश है इनफैक्ट अभी, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से सपोर्ट रहेगा और उमर अब्दुल्ला के प्रतिनिधित्व में ये जो सरकार अब प्रभाव में आई है अपना कार्यकाल बड़े अच्छे ढंग से पूरा करेगी। जगदीप जी, आप बने रहिएगा, फिर वापस आपके पास लौटते हैं। मैं मनीष साहनी से जानना चाहता हूं, कल ही मैं प्रहलाद जोशी जी यूनियन मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आरोप प्रत्यारोप से पाकिस्तान को मजबूती मिलती है, और आप
का सिलसिला ही आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ और फिर उनको कहना पड़ा कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मजबूती मिलती, हौसले बुलंद पाकिस्तान के होते जब आपकी सियासी जमातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती। देखिए, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान दुश्मन देश, आतंकवादी आका के खिलाफ अगर कोई पार्टी दृढ़ता के साथ आगे आई है तो वो शिवसेना के सिवा और कोई नहीं है। बीजेपी ने भी जरूर कुछ साल ढोंग किया है, मगर उसके बाद देखिए हाल ही के अंदर पीछे इनके हमारे देश के ही विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की इजाजत से पाकिस्तान भी चले गए थे और वहां पर जो है उसके बाद आज जम्मू कश्मीर की क्या हालात हो रही है। पिछले 21 दिनों की मात्र बात करें उसके बाद के, तो 21 दिनों में 7 आतंकवादी हमले हुए हैं, 12 निर्दोष निहत्थे लोगों की जान गई है, इतने ही लोग जो है लगभग वो जख्मी हुए हैं। और कल भी सेंटर ऑफ द सिटी श्रीनगर जो सबसे व्यस्त इलाका है वहां पर जो है ग्रेनेड हमला हो जाता है। कहां है हमारा खुफिया तंत्र, कहां है गृह मंत्रालय, सुरक्षा के हम उंगली तो ये बीजेपी के ना बड़ी छोटी सी आवाज के अंदर, मंद आवाज के अंदर उमर अब्दुल्ला की तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर इनको पता है कि अगर वो आवाज बुलंद होगी तो उंगलियां इनकी तरफ उठेंगी। हमारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब तो गृह मंत्रालय के अधीन है, तो इनको जवाब देना चाहिए ना कि वहां पर जो है हमारे विदेश मंत्री को क्यों भेजा गया था, वहां पर विदेश मंत्री क्या करने गए थे, क्यों प्रधानमंत्री अपना जो है जहाज मोड़कर वहां पर केक खाने या बिरयानी खाने चले जाते हैं, क्यों नहीं वहां पर जो है तमाम कूटनैतिक राजनैतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाता, क्यों नहीं पाकिस्तान को जो है वो आतंकवादी देश घोषित किया जाता। नहीं कर रहे प्रधानमंत्री, 10 साढ़े 10 साल का कार्यालय निकल चुका है, कब प्रधानमंत्री उनको सबक सिखाएंगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आंखें मूंद ली गई हैं, उसके बाद का हाल देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जवाब तो इनसे पूछिए, सरकार तो ये चला रहे हैं और तीसरा टर्म है, अब तो कम से कम तीसरे टर्म में तो हमारा पीओके अखंड जम्मू कश्मीर की जो बात करते थे, अखंड देश की बात करते थे, अरे पीओके ही वापस ला दीजिए जम्मू कश्मीर को। आपने तो जम्मू कश्मीर जिसको देश का ताज कहा जाता था उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब कम से कम पीओके तो पाकिस्तान से वापस छीन लाइए। चीन से अक्साई चीन छीनने की तो आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, वहां पर तो आप समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ किसी बातचीत की आवाज गूंजती है तो बीजेपी के नेता उसका विरोध करते हैं। ये दोहरी चाल क्यों, किस बात का डर है आपको चाइना के साथ? क्या हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, हमारे जवानों पर विश्वास नहीं है आपको? वो पूरी तरह से सक्षम है चाइना को भी बेहतर जवाब देने के लिए और पाकिस्तान को तो धूल चटाने के लिए। जी, मैं सोच रहा हूं गोपाल जी, ये राजनीति से कब उठेंगे? मुझे लगता है कि इनको सियासी जमातों को पब्लिक से सिर्फ वोट तक ही सीमित रहते हैं, ये कब उठेंगे? देखिए, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग एजेंडा रहेगा, अलग अलग अपना अपना एक वोट बैंक रहेगा, तो वो अपनी अपनी गैलरी को प्ले करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो जहां तक बात, जैसे अभी आंतरिक सुरक्षा की बात अभी इन्होंने उठाई है, तो मुझे लगता है नो डाउट कि अभी होम मिनिस्ट्री के पास सारा कंट्रोल है। लेकिन पिछले, अगर हम कंपैरिजन करें, पिछले सालों से कंपैरिजन करें, तो जाहिर है हालात जो सुरक्षा के हैं बहुत बेहतर हुए हैं, खासकर 370 हटने के बाद। हाँ, ये जो अब इस इलेक्शन के बाद का ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर है ये चिंता का विषय है। तो इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें अपना काम करने दिया जाए, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको, मुझे लगता है कि सुरक्षा जो भी जांच एजेंसियां हैं वो उन्हें चिन्हित करेंगी और उन्हें जो भी जिस तरह का भी उनके साथ बर्ताव करना है वो होगा। जी जी, राकेश जी, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं? इन्होंने संगीन आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद में इजाफा हुआ, और गोपाल जी कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद या जिस दिन ये 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया, उसके बाद हालात थोड़े सामान्य हुए। ये जी, पहले तो शिवसेना के मेरे मित्र से ये पूछा जाना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गए तो वो क्या करने गए थे? कोई बायलैटरल इश्यूज होते हैं, एससीओ की एक वहाँ पर मीटिंग थी जिसको अटेंड करने के लिए विदेश मंत्री वहाँ पर गए हैं, वो कोई सैर सपाटा करने के लिए वहाँ पर गए नहीं। अगर सैर सपाटा करने जाना होता तो बहुत से देश बाकी पड़े हुए हैं वहाँ पर जाते। तीसरा, मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो हैं किस तरफ, ये देश की तरफ, आप देश की तरफ कहाँ हैं? वो तो माननीय माननीय बाला साहब ठाकरे थे, वो तो बाला साहब ठाकरे थे देश की तरफ, आप थोड़ी हैं देश की तरफ। आप और उद्धव ठाकरे, आप और आपके आका उद्धव ठाकरे पाकिस्तान की तरफ हैं, आप छोड़े ना। अभी
मंत्रालय अभी की बात एक करते बीच में हैं। मत बोला करिए, किस तरीके जहाँ तो की सुन लिया आपकी करिए, उसके विदेश बाद जवाब नीति दिया है। करिए। कल ये आज नीति सुबह आपसे सीखनी पड़ेगी हमें। कनाडा के अंदर भी हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। चुप करें और ना भाई, लगातार यहाँ हमले की हो बात रहे हैं। करें, अमेरिका पाकिस्तान हो, की बात करें, बांग्लादेश कहाँ हो, कहाँ लिखे हैं? नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किस हिंदूवादी होने का आप दावा करते हैं? कौन से हिंदुस्तानी देश के अंदर आपकी जो है किस तरह की विदेश नीति है आपकी? अगर वो सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे तो कल कनाडा के अंदर कैसे हिंदू मंदिरों पर हमले हो गए? पीछे बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे थे, अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हमारी सरकार खामोश बैठी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू हिंदू आप सुन चिल्लाते लीजिए हैं, ना। वो खामोश बैठे हैं पूरी मनीष तरह जी, आप सुन लीजिए। देखिए, दिल दुखता है जब हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार होते हैं। और ये लोग तो हिंदुओं के हितैषी होने का दावा मनीष करते हैं। जी, आप बोलने की क्षमता तो होती है सब में। ये वही हैं जो धैर्य। हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदू ये धर्म में मुस्लिम, समाज बंदी अरे है, छड़े मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं ये आप महाराष्ट्र जैसे में। नहीं है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं ये। हो आप लोग बात सुन लिया करिए पहले, बीच में मत बोला करिए, बीच में मत बोला करिए। हर विदेश नीति अब ज्ञान आपसे लेना पड़ेगा हमें। विदेश नीति का दीवार दरवाजे पर आप माथा टेकने आते हो, आप सब लोग माथा टेक। पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हमारे नेताओं के तो वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। हम सीधा जगदीप जी के पास चलते हैं। जगदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जगदीप जी, मुझे लगता है कि एक लंबे अंतराल के बाद अच्छी मिली, अपनी सरकार चुनी हुई मिली है, तो ये मुझे लगता है ये समय जो है बड़ा एक क्रूशियल समय है। इस समय को अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ सरकार को, जो विधायक है उनको काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट अब पहले दिन से ही इतनी गहरी सियासत हो चुकी है कि 5 दिन में क्या होगा इसकी कल्पना भी करना मुश्किल हो रहा है। देखिए विनोद जी, पहली तो बात, किसी भी विधानसभा के सत्र में, क्योंकि आप भी ये बड़ी अच्छी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि एक उम्र गुजरी है हम लोगों की, ये तमाम सत्र कवर करते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि विधानसभा के अंदर कितना शोर शराबा हुआ। मायने ये रखता है कि मरकज में बैठी सरकार के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। दूसरी एक बड़ी अहम तरीन बात जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल पे आके सिर्फ नफरत उड़ेलने से बात नहीं बने, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अभी एक भाई साहब ने कहा कि अलग अलग सियासी तंजीमों के अलग अलग एजेंडाज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तब सब एक मत होते हैं। और मैं बता दूं आपको, अभी सानी साहब ने बात की हमारी फॉरेन पॉलिसी की, तो वो तो जो हाल है वो हमने देखा है। आज गृह मंत्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज बताना चाहता हूं। देखिए, जब लश्कर और जैश के ऊपर एक तरह से इंटरनेशनल बिरादरी ने शिकंजा कसा, तो एक तरफ टीआरएफ बन के आया जो जैश को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरी तरफ एंटी फासिस्ट पीपल मूवमेंट करके आया। तो जेड मोड में जो हमला हुआ उसके बाद अगर आप गौर से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा के लिहाज से क्या हालात है जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने एक बयान दिया, उस मूवमेंट ने इसको उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए, जो उनसे तवक्को की जाती है एक मिलिटेंट जमात से, उसने चाइना का नाम लिया। अब आप जरा मुझे बताएंगे कि इनसे M4 कार्बाइन जो है, जो चाइना में असेंबल होती है, वो बरामद होती है। वो नाइट विजन गॉगल्स बरामद होते हैं जब मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। तो जितने भी आप इनकाउंटर देख लीजिए, उनमें से वो तमाम की तमाम नाइट विजन चाइना से इंपोर्ट हुई हैं। और तो और आज इनका जो टेलीफोनिक एक ताना बाना इन्होंने जो बनाया है कन्वर्सेशन का, वो पहले वाला नहीं रहा। अब यहां से इन्होंने एक ऐप है जो पाकिस्तान में खुलती है, एक मिलिटेंट शोपियां में बैठ के पहले पाकिस्तान मैसेज भेजता है, फिर वहां से वो दूसरे एंड पे कहीं अनंतनाग या कहीं और जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा की जो स्थिति है, खासतौर से लिथियम मिलने के बाद एक पॉइंट, और दूसरा जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में चला, उसके बाद से जो एकाएक जम्मू खित्ते की ओर सरहद के पार बैठे आतंकी संगठन जो है वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उसमें हम बुरी तरह से फेल हुए। और आज स्थिति ये है कि जम्मू खित्ते के किस हिस्से में कब आतंकी हमला हो जाए हमें पता नहीं। और सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर हो, सरकार के तमाम अधिकारी हो, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। तो ये वो तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका। अब करीब करीब 4.25 दशकों से आतंकवाद के इस गहरे दंश को झेल रहे हैं। अब जबकि सरकार बन गई है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री के साथ इन तमाम सरकारी नुमाइंदों का होना चाहिए। और विनोद जी का आखिरी बात कह दूं, ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान एक ग्रिड बना था जिसमें IB थी, जिसमें G थी, जिसमें आर्मी इंटेलिजेंस थी, जिसमें NIA थी, और उसकी हमें कामयाबी हासिल हुई। उस ग्रिड से
इंफॉर्मेशन शेयर होने के बाद। लेकिन आज स्थिति क्या है आप देखिए, खास करके जम्मू खित्ते में, उस पर ये बात नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि एकाएक आतंकी हमले क्यों बढ़ रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि जब आप सिक्योरिटी रिव्यू करते हो तो क्यों आप चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाते हो। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर सबसे पहले सबको जानी चाहिए, मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। जल्दी क्या बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर से सलीम पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि इनका बड़ा तजुर्बा है कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर के। सलीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। सलीम जी, आज का पहला दिन और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मूव, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनका तो मैं ये कहूंगा कि एक स्टांस हमेशा रहा है कि थोड़ा सा लोगों के जो एस्पिरेशंस है कश्मीरियों के, दे वांट टू ऑलवेज हाईजैक दैट। ये एक हकीकत है कि कश्मीर में ये एस्पिरेशंस है कि 370 बहाल होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ 370 and 35A। That is the main aim of Kashmiri people, that it should get restored. The point is कि ये मुझे लगता है ये दोनों पार्टियां तो चाहती है, जैसे उन्होंने भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में, ये जो है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा आप इस पे स्लो हो रही है बिकॉज उनके पास गवर्नमेंट है, वो दे डोंट कम फॉर एंड टेल द पीपल दैट वी वांट दिस। वो छुपाना भी चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं अपनी अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, और कश्मीर को भी अच्छे मूड में रखना चाहते हैं बिकॉज दे नो दिस पार्ट ऑफ इट कि उनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद है, एमएलए हैं उनके पास, और बाकी लोगों ने भी जो उनको दिया समर्थन, उससे वो बड़े ताकतवर हो गए। अच्छा, उनको ये जो बाकी जो पीडीपी है, पीडीपी के पास काम है, उनको दिखाना है एक तरीके में अपना प्रेजेंस असेंबली में, इसीलिए वो ये करते हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो आज हमारे एलजी साहब ने वहां एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ 200 यूनिट्स, जैसे ये मैनिफेस्टो में था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसके एड्रेस में ये था कि गवर्नमेंट सिर्फ 100 यूनिट्स देंगे फ्री, वो भी डिजर्विंग। आप डिजर्विंग में कैसे करेंगे आपको क्लासिफाई कि किसको नहीं देंगे, वो तो एक बड़ा प्रोसेस है। उसमें मुझे लगता है 5 बरस उसी में लगेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको दे, किसका न दे। तो दूसरी बात, ये जो 370 का है, वो भी एक जैसे ये जो हमारे एलजी साहब है, उनका ये कहना है, ये जस्टिफाइड कि क्यों किया था उस वक्त ये 370 हमने, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, इन्फिल्ट्रेशन काफी हो गई थी, उससे बहुत सारे पाकिस्तान एनकरेज हो रहा था, और डिफरेंट चीज जैसे कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया, रेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इसका भी थोड़ा सा खुलासा किया। और मगर ये जो एनसी वाले हैं, आप हैरान हो जाओगे, इस वक्त असेंबली में यही लग रहा था बीजेपी वाले, और वो खुद एक ही पेज पे है इस वक्त, भले ही वो इसका नाम एक मिनट के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको रोकूंगा, फिर आपके साथ जुड़ता हूं। जोड़ते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है, और सलीम पंडित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, और आपसे एक सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के स्टेट प्रेसिडेंट मनीष सहनी लेना चाहते हैं। जी मनीष जी। जी नमस्कार जी। ये जो 370, नमस्कार जी। देखिए 370 अब पूरा देश समझ चुका है, माननीय न्यायालय ने भी उस पर जो है मोहर लगा दी है कि 370 अब इतिहास बन चुका है। मगर मुझे लगता है कि अभी भी कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं हमारी, कश्मीर में जिनका बहुत ज्यादा वोट बैंक है, वो 370 का राग जो है वो अलापना बंद नहीं कर रहे, उसी पर राजनीति कर रहे हैं। जबकि अब असल मुद्दों पर आना चाहिए, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। आप ये भी मानते हैं, दूसरा एक और इसके साथ ही सवाल है, आपने अभी जिक्र किया था 200 यूनिट और एलजी के बीच में खींचातानी को लेकर, क्या ये वैसी ही खींचातानी दिल्ली जैसी जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो चुकी है? क्या ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में जो संशोधन कर एलजी की पावर बढ़ाई गई थी, क्या उसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ेगा? सलीम जी, देखिए, अभी मैं ये कहूंगा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड उन्होंने कहा, मेंशन किया अपने एड्रेस में,
इसका मतलब है कि स्टेटहुड मिलेगा। अब देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली। उसमें ये होगा, मुझे जो लगता है, अपनी राय है, ये पर्सनल राय, मेरी राय ये है कि वो दिल्ली स्टाइल का स्टेटहुड मिलेगा, जिसमें एलजी को हमेशा पूछना है, और वो जरूरी है कश्मीर जैसे स्टेट में, जेएंडके के स्टेट में। क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जैसे आपने अभी कहा कि लोकल पार्टीज अभी भी यही इसी पे राग ये जपते हैं कि भाई नहीं जी हमको 370 दे दो, 35A दे दो। ये एक्चुअली लोगों की जो ये भावनाएं हैं, जो उनके एस्पिरेशंस है कश्मीर में, वो वही है। हालांकि अगर आप ये देखोगे, बड़े गौर से देखोगे, जम्मू वालों के भी 35A के बारे में वही राय है जो कश्मीरियों की है। क्योंकि 35A उनको ये देता है कि जमीन का प्रोटेक्शन मिलता है उनको, और जॉब्स का रिजर्वेशन मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से जम्मू वालों को भी 35A चाहिए, भले ही, क्योंकि 370 आपको सिर्फ कानून बनाने का एक इख्तियार देता है, वो ना चाहे वो, मगर कश्मीरी दोनों चीजें चाहते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम ये जो यहाँ की पार्टियां हैं रीजनल, इन्होंने इसी पे तो वोट हासिल किया, आज इनको मजबूरी है ये आवाज उठाने की। आप देखिए जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने साफ बोला कि भाई हम बिल्कुल कंप्लीट इंटीग्रेशन के साथ है जी। तो वहां उनको वोट दिया, उसी पे यहाँ लोगों ने वोट दिया, नहीं जी इस पे देंगे हम जी। सलीम जी, एक सवाल गोपाल पार्थसारथी सोशल एक्टिविस्ट है, ये आपसे लेना चाहेंगे। सवाल नहीं सलीम जी, जो आपने जम्मू की बात कही कि भाई 35 से जम्मू वालों को भी मंजूर है, तो शायद आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, किंतु इसे हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इट इज एंटी फेमिनिस्ट लॉ, जिसको बिल्कुल गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया था, और इसको बिल्कुल सही तरीके से निकाला गया है। और ये हमारी माओ बहनों के लिए, हमारी बच्चियों के अगेंस्ट है। वो सिर्फ जम्मू की बच्चियों के अगेंस्ट नहीं है, ये कश्मीर की बच्चियों के भी अगेंस्ट है। तो अगर जम्मू का एक मेल, कश्मीर का एक मेल अगर बाहर निकाह करता है, बाहर शादी करता है, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जो एक फीमेल के साथ किया जाता है। जी जी। नहीं, उसके लिए अगर कोई डायरेक्शन हो सुप्रीम कोर्ट की, इसमें हुआ भी था, क्योंकि ये पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा, जो कि ये जो आप बोलते हैं ना एंटी फेमिनिस्ट था, ये सही बात है, ये फीमेलों के खिलाफ था। मैं ये मानता हूं, शादियां जो बाहर करती है लड़की, उसको नहीं मिलता था, मगर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ या स्क्रैपिंग ऑफ 35A उनको ये मिलता है अपनी प्रॉपर्टी। तो वो यहीं के सिटीजन रहते हैं, उनके बिल्कुल वो जो उनके जो स्पाउस होते हैं वो भी यहाँ के सिटीजन बनते हैं, वो सही बात है। मगर वो कोर्ट के थ्रू अगर होता वो ठीक रहता। मैं ये कहता हूं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है जॉब रिजर्वेशन का। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जम्मू के लिए भी और कश्मीरियों के लिए भी। जॉब की रिजर्वेशन बड़ा जरूरी होना चाहिए। वो किस सूरत में दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जी सलीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। जी राकेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे? सलीम भाई को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि स्टेट जो है अगर वो मिलती भी है तो हो सकता है कि वो दिल्ली जैसी स्टेट के जो राइट्स और बाकी चीज़ें हैं उनके समकक्ष हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट मिलेगी। तो ये बात उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर और जम्मू में जो हालात हैं उसके लिए वो ज़रूरी भी है। ये बात कही उन्होंने। ये बात सलीम जी को समझ में आ जाती है, लेकिन उद्धव जी, ये जो उद्धव ठाकरे है, मनीष साहनी जी, ये इनको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये भाई, अरे सुने ना, बीच में ना बोला करें, मैंने बहुत बारी आपको बोला, ये बीच में मत बोला करें, नहीं चाहते जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। बीजेपी वाले चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा जो है यूटी ही रखा जाए। ये तो ये मान रहे हैं ना, ये तो अभी मान रहे हैं। पहले सुन लिया करो थोड़ा। आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई, मैं तो तब पूछ रहा हूँ आपके ऊपर। तो आप बताइए, आप मानते हैं ना, आप मानते हैं दिल्ली जैसी स्टेट बनेगी जम्मू कश्मीर? जी। आप वोटर्स के साथ धोखा कर रहे थे, आपका देश नहीं हुआ। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री जी ने धोखा किया जम्मू कश्मीर के साथ, प्रधानमंत्री जी ने धोखा किया जब हमें कहा गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं कर रहे। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, आपसे पूछा था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाइए। क्या ये अवमानना नहीं है माननीय न्यायालय की? अब आप बताइए। मैं बोल, ये इनका वही हिसाब है जो एक कोई कन्वर्ट हो जाता है जनता को दूसरे धर्म में कोई कन्वर्ट, अरे दूसरे धर्म में कोई कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, वो ज्यादा गीत गाता है कि मैं उस धर्म का, उनकी जो वहाँ जो उस धर्म, ये इनका भी वही हिसाब है, ये इनका वही साथ है।
यहाँ शुक्र करो कि आप जैसों को सीधा करने के लिए यहाँ दिल्ली वाली स्टेट ही चाहिए। सीधा नहीं कर सके, करेंगे ना सीधा आपको, जिनके महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया, महाराष्ट्र और कश्मीर के लोगों ने भी बाहर निकाल दिया, अभी उधर जादू चलेगा और बाकी देश उसमें भी समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे जनता जागेगी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सिर्फ 86 सीटें मिली हैं उन्होंने, कांग्रेस ने वो भी भीख मांगकर इन्होंने लिया। किस महाराष्ट्र की बात करते हैं? जानकारी नहीं है, मुझे लगता ही नहीं आप बीजेपी के प्रवक्ता। मैं शिवसेना का नहीं हूँ, बीजेपी ने शिवसेना का नहीं हूँ, बीजेपी ने शिवसेना का नहीं हूँ, कितनी जीती शिवसेना का नहीं हूँ, बीजेपी ने कितनी जीती, शिवसेना का नहीं हूँ, पार्लियामेंट में कितनी जीती, उद्धव वाली खड़े हुए थे, 28 पर खड़े हुए थे, और मात्र 9 सीटें जीतकर जो है जनता ने ठन गोपाल और कश्मीर से निर्वाचन नाटा। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश पंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद हम करते हैं सुचारू रूप से सत्र का संचालन हो और इस सत्र में अपना अपना पक्ष जरूर रखा जाए, लेकिन जिनके आप नुमाइंदे बन के आए हैं, जिस आवाम ने आपको वोट दे करके विधानसभा में भेजा है, एटलीस्ट उनकी बात सलीके से, तरीके से और जोरदार तरीके से की जाए। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।